नमस्कार, आज आपका स्वागत है मनी मार्केट में। आज करेंगे क्या चर्चा, बाजार पर कमाई की पहली स्ट्रेटेजी, ग्लोबल बाजारों से क्या मिलेंगे आज ट्रिगर, इस पर करेंगे चर्चा डिम्पी कालरा से। ब्रोकरेज हाउसेस के क्या होंगे पसंदीदा शेयर, उसके अलावा हम बात करेंगे खबरों वाले शेयर पर, कहां दिखेगा आज बाजार में एक्शन, कमोडिटी मार्केट में कमाई वाली कॉल पर होगी चर्चा। यूएस में निचले स्तर से आई शानदार रिकवरी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक, बताइए क्या है यूएस मार्केट का हाल। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिकी बाजारों के लिए जो शुक्रवार का सत्र रहा वो शुरुआत तो काफी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया टैरिफ को लेकर, उसके बाद अमेरिकी बाजारों में हमने लोअर लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी देखी और डाउ जोन्स में लोअर लेवल से करीब करीब 550 अंकों के आसपास की रिकवरी रही और आखिरकार हरे निशान में आके डाउ जोन्स बंद हुआ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर शायद एक लचीला रुख वो अपना सकते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी वो दे सकते हैं और इस उम्मीद ने बाजारों को चीयर करने का काम किया और नैस्डैक, डाउ, S&P 500 तीनों इंडेक्स में हमने लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी पर कारोबार होते हुए देखा। 4 हफ्ते की गिरावट के बाद S&P 500 आखिरकार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम चर्चा करें तो गाइडेंस घटाने से शुक्रवार को फेडेक्स का शेयर करीब 6.5% टूटा है। वहीं अगर हम नाइकी की बात करें तो 5% के आसपास के नाइकी के शेयर में गिरावट रही, क्योंकि आशंका इस बात की है कि टैरिफ के चलते जो बिक्री रहेगी आने वाले नतीजों में वो अनुमान से कम रहेगी और इसके चलते हमने शेयर को टूटते हुए देखा। लेकिन रिकवरी वाला प्ले बहुत ही शानदार था। देखिए, 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में वैसे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, किसी को छूट नहीं दिया जाएगा और सभी के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, जो भी देश अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और बराबर क्वांटम में टैरिफ लगाया जाएगा अमेरिका की तरफ से। देखते हैं कि क्या कुछ रुख होता है। हालांकि अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो आज थोड़ी सतर्क शुरुआत हुई है। पिछले हफ्ते डाउ जोन्स करीब 1.25% चढ़ा है, S&P 500 में करीब आधे % के आसपास की तेजी रही और नैस्डैक 0.2% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है। एशिया में हम देख रहे हैं कि निकेई में 2 दिनों की गिरावट रही, आज करीब 50-60 अंकों की हल्की सी तेजी पर वहां पर कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजार की बात करें तो हांगकांग में भी 50-60 अंकों के आसपास की हल्की सी ही बढ़त है। थोड़े से कॉशियस शुरुआत की एशियाई बाजारों में। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में हम देख रहे हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार हो रहा है। चीन के प्रीमियर हैं ली कियांग, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी में थोड़ी सी अस्थिरता बढ़ रही है और अब जरूरत है कि बाकी देश भी अपने इकोनॉमी को, अपने एंटरप्राइजेस को ओपन अप करें, थोड़ा खोलें ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। आज एक डेवलपमेंट कोरिया से हुई है कि कोरिया में थोड़ी सी राजनीतिक अनिश्चितताएं जो गहरा रही थी, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हैन डक-सू, उनके इम्पीचमेंट की यानी कि महाभियोग की तैयारी चल रही थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो शायद अब उम्मीद इस बात की है कि हैन डक-सू ही देश के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। अन्य संकेतों की बात करें तो डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है और इसके चलते सोने पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन भाव अभी भी हैं वो $3000 के ऊपर भाव बने हुए हैं। क्रूड में एक रेंज में कारोबार हो रहा है। अब ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $72 के आसपास के भाव हैं। दरअसल पिछले हफ्ते ईरान पर अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगाए थे और ओपेक प्लस ने भी कहा था कि वो 7 देशों के लिए प्रोडक्शन कट की योजना बना रहा है। इसके चलते हमने भाव को सपोर्ट लेते हुए देखा और प्राइसेस हैं $72 के आसपास। लेकिन अगर हम अपने बिल्कुल घरेलू संकेतों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी पिछले हफ्ते देखिए 5 दिन की तेजी हो चुकी है, लेकिन आज भी हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं कि 100 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है और 23,500 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की लगातार दूसरे सत्र में बाइंग हुई है और बड़े क्वांटम में बाई हुई है। कैश में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी का आंकड़ा आया है। तो ये सेंटिमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा पॉजिटिव है और उम्मीद करेंगे कि आज बाजारों को काफी अच्छे से सपोर्ट देता हुआ ये आंकड़ा नजर आएगा। बहरहाल ओवरऑल संकेत बाजारों के लिए ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक है। अभिषेक से बात कर लूं। शुक्रिया अभिषेक।
आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कैसा रहा निफ्टी शुक्रवार को और एफआईडीआई से क्या संकेत मिल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे अंश से, हमारे सहयोगी अंश से। अंश बताइए। बिल्कुल, जैसे कि अभी अभिषेक जी ने भी बताया कि 2 सेशन से एफआई की खरीदारी चल रही है। थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन ही आंकड़े हमें यहाँ पे पॉजिटिव आते हुए नजर आए। अगर फ्राइडे का देखें तो 7,470 करोड़ की खरीदारी, तो अगर यहाँ पे थर्सडे देखें तो करीबन 3,200 की खरीदारी, तो कुल मिला के देखें तो 10,000 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई है एफआई की तरफ से। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एफआई का एफएनओ पोजीशन भी देख ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में स्पेशली यहाँ पे 2,400 करोड़ की खरीदारी आती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर एफआई की इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन भी देखे तो पिछले हफ्ते काफी अच्छी बढ़त आई है। पिछले हफ्ते की शुरुआत में जो एफआई लॉन्ग पोजीशन है वो सिर्फ 19% थी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता खत्म होने आया वैसे ही ये बढ़कर कुछ 32% तक चला गया। तो एफआई की तरफ से काफी अच्छी खरीदारी होती हुई और लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आया है। अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन करीबन 14,000 के पोजीशन काटे गए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सैटरडे संडे होने की वजह से थोड़ा कॉशियस होते हुए नजर आए, थोड़ा अपना पोजीशन यहाँ पे कवर करते हुए नजर आए थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एफआई काफी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम एफएनओ की बैन लिस्ट भी देख ले तो आज के दिन में हमें हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक और पॉलीकैब जैसे शेयर नजर आ रहे हैं और ये तीनों ही शेयर है जो आज के दिन में बैन लिस्ट में नजर आ रहे हैं। इंडसइंड पे काफी खबर आ रही है, वो बताने के लिए थोड़ी देर में शरद भी जोड़ेंगे तो और हम उस पर समझेंगे कि क्या क्या खबर है, किस वजह से इंडसइंड बैक टू बैक फोकस में रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रणनीति क्या बनानी चाहिए। चलिए बाजार में रणनीति क्या बनाए इसके लिए हम देखते हैं, लेवल्स पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक्चुअली हमारे एक्सपर्ट के पास जाएंगे। जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय गुड मॉर्निंग, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए निफ्टी में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 5 सेशन से लगातार खरीदारी हो रही है, 5 सेशन से हायर हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है, 1 महीने के ऊपरी स्तर को भी छू चुका है। तो यहाँ पे ट्रेंड इज फ्रेंड मान के चले या थोड़ा सतर्क रहे, लेवल भी बता दीजिए कि कहाँ नजर रखे। जी गुड मॉर्निंग अंश। तो बिल्कुल ट्रेंड इज फ्रेंड वाला ही सिनारियो पकड़ के चलना है, क्योंकि अगर स्पेशली आप एफआईआई का एक्शन देखें तो बाइंग नंबर्स बहुत मजबूत है और ये एक शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली है, जिसके चलते आप देखें कि 23,000 के बाद जो मोमेंटम पिकअप कर रहा है मार्केट, इसमें कोई शॉर्ट करने के संकेत नहीं दिख पा रहे। तो कुल मिला के जो है सपोर्ट 23,100 से 23,150 ये जोन निफ्टी स्पॉट, ये आपका सपोर्ट जोन होगा इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए। तो हल्का सा अगर डिप का भी मौका मिलता है तो आपको ये एरिया में आती है मार्केट तो बाय करनी है। और ऊपर में 23,500 ये फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि थोड़ी सी जो ऑप्शंस की डेटा है वो बता रही है कि वहां पे थोड़ी कॉल राइटिंग का प्रेशर है 23,500 में, और 23,700 ये आपका सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा जो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है। तो कुल मिला के पॉजिटिव व्यू है, बाइंग करने की राय रहेगी। अक्षय, ये तो बात की आपने निफ्टी की, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज निफ्टी बैंक में क्या करना चाहिए? जी तो निफ्टी बैंक में एक थोड़ा सा कंडीशन है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि 50,500 से 50,700 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, टेक्निकल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में राय रहेगी कि अगर आपको तेजी करनी है तो निफ्टी में करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी जो है रोक टोक या रुकावट 50,500 700 जोन में हो सकती है, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही अहम टेक्निकल रेजिस्टेंस है। क्योंकि पिछली बार 1 महीने पहले यहीं से थोड़ी सी जो है करेक्शन हमने ये एरिया से बैंक निफ्टी में देखी थी। तो बैंक निफ्टी में तेजी ना करे, वेट एंड वॉच अप्रोच रखे। वैसे ओवरऑल व्यू तेजी का ही रहेगा, पर आपको एक अच्छा खासा डिप यहाँ पे मिल सकता है, तो बैंक निफ्टी अवॉइड करे बाय के लिए, इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए राय रहेगी। जी हाँ अक्षय, आपने बात की है निफ्टी की, निफ्टी बैंक की। अगर आज कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर नजर रखनी हो तो कौन से स्टॉक्स होंगे? जी तो एक स्टॉक चुना है जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये जो पूरी तेजी में आप देखें तो कहीं ना कहीं ये हैवी वेट रिलायंस ने अभी तक वो तरफा बहुत बड़ी तेजी अभी तक नहीं देखी। हमने एल&टी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब जो निफ्टी हैवी वेट से इनमें तेजी देखी है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मानना है कि इंडेक्स को
अभी रिलायंस से अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। टेक्निकली लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए देखे हमने, डेरिवेटिव्स में देखे हैं, और कुल मिला के जो सेटअप है तो लग रहा है कि 1300 और 1320 ये दो टारगेट्स के लिए रिलायंस एम कर सकते हैं। तो बाय करने की सलाह रहेगी 1257, ये आपको एक स्टॉप लॉस बनाना है रिलायंस में, और 1320 ये दो टारगेट्स के लिए रिलायंस बाय करना है। रिलायंस के अलावा और कौन से शेयर पर रखनी चाहिए नजर, अक्षय? जी, तो ट्रेडिंग सेटअप के लिहाज से रिलायंस में जो है बाइंग की राय दी हमने। तो बाकी अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी खासी सेक्टरल रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ओवरऑल सेक्टर वाइज अगर आप अप्रोच रखें तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और मारुति और टीवीएस मोटर्स, ये तीन स्टॉक में आप ब्रॉडर व्यू बाइंग की तरफ बना के एक्सपायरी वीक में बाइंग की तरफ पोजीशनिंग बना सकते हैं। शुक्रिया अक्षय, ये थे अक्षय। स्टूडियो में हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं, तो शरद से ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर भी जान लेते हैं कि कहाँ पे नजर रखना चाहिए। शरद, बताइए कौन से स्टॉक आज फोकस में रहेंगे, खासकर इंडसइंड बैंक का भी बता दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी फोकस में रहा है। स्पेशली देखें तो डेरिवेटिव में घाटे से लेकर सीईओ एक्सटेंशन से लेकर कुछ ना कुछ खबर आते जा रहे हैं, और फ्यूचर ट्रेडर इसमें ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बैन लिस्ट में है। अब वापस खबर आ रही है, वापस ट्रिगर होगा तो वापस यहाँ पे शायद बैन लिस्ट से निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सारे स्टॉक्स बताइए और इंडसइंड बैंक भी बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले अंश बता देता हूँ कि एविएशन स्टॉक्स माफ़ करिएगा, ऑटो स्टॉक्स, इस पे नज़र रखिएगा। अब मैं ऑटो स्टॉक्स के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमएनएम जो है एजेंसी से खबर आ रही है कि लगभग 3% जो है अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं एसयूवी और सीयूवी सेगमेंट में। अप्रैल से ऑफकोर्स हुंडई ने भी अनाउंस थोड़े दिन पहले किए थे कि 3% की जो है प्राइस इंक्रीज आएगी। तो रेनॉल्ट, टाटा ग्रुप, यहाँ से भी एक्सपेक्टेशंस होगी कि अप्रैल मंथ से जो है और प्राइस हाइक्स देखने मिल सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेंगलुरु में लैंड एक्वायर किया जिसका सेल्स पोटेंशियल 2500 करोड़ रुपए का होगा। ये लंका का है। ये एरिया जो है आप कह सकते हैं एयरपोर्ट जो बने हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट, उसके बाहर के एरिया की है। लेकिन इंडसइंड बैंक पे जो है अंश थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, इस पे जो याद रखिए जो एजेंसी से इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, जहाँ पे आ रहा है खबर की ग्रैंड थॉर्टन को, एक टाइप से एक इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म है, ये इनको टैप किया गया है, इनको हायर किया गया है, जहाँ पे वो फ्रॉड चेक्स कर पाएँ कोई अकाउंटिंग केस में अगर कुछ गलती हुई है कि नहीं। हमने थोड़ी सी बैंकिंग एनालिस्ट से भी बात की और यहाँ से पता चला कि बहुत सारे हेजिंग प्रोविजंस, खासकर कि डॉलर की शार्प मूवमेंट जो दिखने मिली थी फोर्थ क्वार्टर में, उसके कारण बाकी भी बैंक्स के जो है थोड़ी इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। तो फोर्थ क्वार्टर में क्या बैंक्स के कमेंट्री रहने वाले हैं, खास करके उनके हेजिंग अकाउंट्स को, जिनके एक्सपोर्टर्स या एनआरआईज के अकाउंट ज़्यादा हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हाँ, इंडसइंड बैंक के लिए जो है एक नेगेटिव डेवलपमेंट ज़रूर है। अब एलटी की भी बात कर देते हैं तो यहाँ पे सुब्रमण्यम शर्मा, इनको जो है एलिवेट किया गया है। होल टाइम डायरेक्टर और प्रेसिडेंट थे एनर्जी की, अब इनको जो है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट बनाया गया है। अदानी ग्रीन पे भी नज़र रखिएगा, इनकी आम की कमीशनिंग हो गई है। लगभग 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में है। एलेम्बिक फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ लो है, सक्सेसफुल एफडीए जो है इंस्पेक्शन कंप्लीट हुआ एपीआई फैसिलिटी में। एनसीसी को भी 1480 करोड़ का ऑर्डर आया है बिहार मेडिकल सर्विसेज से। एनएनडीसी के लिए भी जो एक राहत है, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो ओवरऑल स्ट्राइक आ रहा था यूनियन से, वो अब ख़त्म हो गया है। अब वापस ड्यूटीज़ जो है रिज्यूम करने वाले हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो आज याद रखिएगा इनका जो है डी लिस्टिंग हो रहा है और आज आखिरी दिन है ट्रेड का। ऑफकोर्स ये जो डी लिस्टिंग होने वाली है और ये स्लाइड पॉजिटिव आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी है। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए, तो एक बड़ा सा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ये आपके नज़र में ज़रूर होना चाहिए। अपोलो हेल्थ को, जो एक सब्सिडरी कंपनी है, वो लगभग 11% स्टेक जो एक्वायर कर रही है केमेड से, और ये जो है टोटल कंसिडरेशन 625 करोड़ रुपए का है, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ही खरीद रहे हैं। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की न्यूज़ फ्लो जो है आपको ज़रूर फोकस में रखना चाहिए। और मन्नपुरम फाइनेंस आखिर में बात करें तो बोफा सिक्योरिटीज़ ने 40 लाख शेयर्स जो है ब्लॉक डील के जरिए बिकवाली की है, जो 0.5% इक्विटी तब्दील होता है। तो ये एम स्टॉक्स है जिस पे नज़र रखिएगा। ऑटो स्टॉक्स में और भी अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, खासकर कि आपके प्राइस हाइक्स को लेके और किस तरह डिमांड पैन आउट हो रहा है, उस पर भी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले एक हफ्ते में। और इंडसइंड बैंक पे भी नज़र रखिएगा, यहाँ पे भी जो है आप कह सकते हैं न्यूज़ फ्लोज जो है बहुत आ रहे हैं।
बिल्कुल शरद, तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, 10-12 स्टॉक्स आपने बता दिए हैं, तो इन स्टॉक्स पर आप नज़र रखें, अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, इसमें कहीं ना कहीं अच्छा एक्शन होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन शरद, मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा, ज़रा जिंदाल स्टेनलेस देखिए, इस पर भी आपके पास शायद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी ट्रेडर्स इसमें एक्चुअली फंसे हैं। 10 सेशन से देखें तो एकदम साइडवेज में फंसा है। उसके पहले भी देखें तो दरअसल 2025 में से जैसे ही शुरुआत हुई तब से एक बड़े रेंज में ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या रिपोर्ट आ रही है, कौन से डायरेक्शन में जा सकता है स्टॉक? जी बिल्कुल अंश, आपने सही कहा। जो पिछले 10 दिन में जो आपने जो प्राइस मूवमेंट पकड़ा है, वही एक जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है वो कैप्चर हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट हुई थी जहाँ नुवामा ने किया था, मेंटेन बाई रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस जो है शार्प कट आया है, 836 से 723 हो गया है। यहाँ पे जो है दो अहम बात सामने आती है। सबसे पहला आता है कि कंपनी जो है अभी एक्सपोर्ट में जो है इनके जो है सॉफ्टनेस देखने मिल रही है, और जो एबिटा गाइडेंस है एक कम लेवल पे आने वाला, लगभग 16,000 रुपये पे आने वाला है। वीक एक्सपोर्ट्स आया है और ओवरऑल जो है वो डाइवर्ट कर दिए, हाई मार्जिन सेगमेंट से लो मार्जिन सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट्स में आ चुके हैं। उसके कारण क्या मार्जिन पे एक इम्पैक्ट आने वाला है, ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स पे भी इम्पैक्ट आएगी। और इसके अलावा एक डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस प्लांट इनको जयपुर में बनाना था, उसको वो डेफर कर दिया 8 से लेकर 9 महीने में। तो उसके कारण क्या हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकिंग हाउसेज जो उनके ईपीएस कट्स करने लगे हैं। तो यहाँ पे FY25 का ईपीएस कट्स लगभग 5% का और अगले साल का 10% का है, क्योंकि वॉल्यूम अब कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के कारण जो है कम होने वाली है। तो इसके कारण जो है एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बन रहा है जिंदल स्टेनलेस का। और आपने सही कहा कि टेक्निकल्स में पिछले 10 सेशंस में भी आप वो देख पा रहे हैं। बिल्कुल शरद, तो यहाँ पे रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। और टारगेट प्राइस क्या बताया आपने, 836 के आसपास का? 836 से घट के 723 हो गया। 836 से घट के 723, ठीक है। तो ये है लेवल्स और ये है पूरी रिपोर्ट शरद ने आपके सामने रख दी, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब तक हमने बात किया इक्विटी मार्केट पे, कौन से स्टॉक फोकस में, ब्रोकरेज के दम पे कहाँ पे नज़र रखे। लेकिन चलिए इक्विटी मार्केट से हटकर अब थोड़ा सा हम कमोडिटी मार्केट की तरफ आते हैं। और कमोडिटी मार्केट पर कहाँ रखें नज़र, कुनवर्ज ग्रुप से हमारे साथ रवि देओरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, अंश बात कर रहा हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले तो सोने पे हम पूछेंगे, सोने चांदी में बताइए यहाँ पर कहाँ रखें नज़र, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से ट्रेड का सेटअप है थोड़ा साइडवेज है। इवेंट भी काफी ये वीकेंड में है, नेक्स्ट वीक में रेसिप्रोकल के लिस्ट की मार्केट वेट कर रहा है। लग रहा है कि लोअर लेवल पर थोड़ी अनसर्टनिटी एंड एंजाइटी की वजह से बुलियन में जो सेफ है बाइंग है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। हालांकि सिल्वर ज्यादा मोमेंटम है तो सिल्वर में बाय करें मई एक्सपायरी। टारगेट रहेगा 98,280 एंड 97,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप मई फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रवि जी की तरफ से। और रवि जी ज़रा क्रूड भी देख लीजिए। हम देख रहे हैं कि अगर हम मोटा मोटी ट्रेंड देखें तो 2025 के हाई से तो ये कुछ 18% गिर चुका था, उसके बाद हमें थोड़ी रिकवरी आती हुई नजर आई, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। ब्रॉड रेंज देखें तो पिछले कुछ 10-12 सेशन से हल्के वे में ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा डायरेक्शन पकड़ नहीं पा रहा। यहाँ पर बताइए यहाँ पे कौन से लेवल पे नजर रखे है? जड़ से डायरेक्शन थोड़ा ऐसा ही रहेगा क्योंकि एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, दोनों साइड के फैक्टर है। चाइना से डिमांड इंप्रूव होने की उम्मीद है, तो सामने जो सप्लाई है वो लगातार बढ़ रही है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि ऐसा एक कंसोलिडेशन रहेगा। हालांकि ओपेक प्लस की मीटिंग जो नेक्स्ट वीक में होने वाली है 3 तारीख को, उसके पहले थोड़ा मंथ के लोअर लेवल से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब भी ओपेक मीट होती है तो उसके पहले थोड़ा प्राइस में एक सपोर्टिव मोमेंटम होता है, क्योंकि पहले प्रोडक्शन हाइक की बात चल रही थी। शायद लग रहा है कि ये जो मोमेंटम चल रहा है या जिस हिसाब से सेंटिमेंट खराब है, इस हिसाब से शायद प्रोडक्शन का एटलीस्ट ना हो, प्रोडक्शन हाइक एटलीस्ट ना हो, तो इस हिसाब से मेरे मानना है कि लोअर लेवल से बाय का ही उसमें मौका ढूंढे। पॉजिटिव है, बाय करना है क्रूड। अगर डिप पे आज ओपन होता है 50560 बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 5800 और अपर साइड जो टारगेट है वो 5,980 तक देखा जा सकता है। बिल्कुल रवि जी, आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ बता दिए हैं, लेकिन इसी के साथ ज़रा नेचुरल गैस भी देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि फेब के लो से देखें तो यहाँ पर थोड़ी अच्छी खासी मतलब 30% की बढ़त आती हुई नज़र आ रही है, तो काफ़ी इसमें अच्छा मूव होता हुआ दिखता है। तो नेचुरल गैस में बता दीजिए कि यहाँ पे भी कुछ मौके बन रहे हैं, कोई लेवल भी बता दीजिए कहाँ नज़र रखें यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट का मौका बन रहा है। पर्टिकुलर रीजन ये है क्योंकि जिस हिसाब से एंड ऑफ सीजनलिटी है, लगातार जो वेदर रिपोर्ट वीकेंड को निकल के आ रही है,
यूएस की, तो उसमें एक थोड़ा वार्मर वेदर के एक्सपेक्टेशन जताए जा रहे हैं। तो जब जब वार्मर वेदर होता है तो उसमें नेचुरल गैस की जो हीटिंग डिमांड है उसमें इम्पैक्ट आती है। तो सीजनलिटी वैसे ऑफ हो चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे वीक वाले करें, स्टॉप लॉस रखे 355 एंड टारगेट वुड बी 337। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नेचुरल गैस में आते हुए, तो रवि जी हमने गोल्ड सिल्वर कवर कर लिया, क्रूड कवर कर लिया, नेचुरल गैस भी कवर कर लिया। तो बेस मेटल में भी बता दीजिए कि यहाँ पे भी कुछ मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? थोड़ा सेंटिमेंट मिक्स है। हालांकि जिस हिसाब से जिंक है उसमें एक पॉजिटिव वे ये है कि टैरिफ का रिलेटेड कोई अनसर्टनिटीज नहीं है। वहाँ ना तो टैरिफ बढ़ने की कोई न्यूज है ना तो गिरने की। आई थिंक आउट ऑफ मंथ की थीम न्यूज है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी है, साइन ऑफ सेफ्टी है, तो बाई करें। अगर इंट्राडे में जिस हिसाब से सबड्यूट मार्केट है 273.80 274 के करीब ओपन हो सकता है। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 271, टारगेट वुड बी 278। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए रवि जी की तरफ से जिंक पर बता दिए और सारे ही कमोडिटी बाजार पर काफ़ी अच्छे से हमने कवर कर लिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स। चलिए, इसी के साथ इस समय शो को समाप्त करने का वक्त हो चुका है। तो हमें शुक्रिया आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ अक्षय आपका भी शुक्रिया करेंगे, रवि आपका भी शुक्रिया करेंगे, तमाम